चलो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में अपन ने यहां तक कंप्लीट कर लिया था, याद होगा आप लोगों को, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। अब आज की क्लास में अपन अब स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो पहले है ना, उसमें जाने के पहले आप बताओ स्कोप, स्कोप वर्ड से क्या समझते हो? एक मैं बोल सकता हूँ दायरा, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात है स्कोप, क्योंकि आप कौन बनने वाले हो? ऑडिटर। तो आपके काम का दायरा जो है, क्या क्या काम कर सकते हो, क्या क्या काम नहीं कर सकते हो, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? आपके काम का दायरा कौन डिसाइड करेगा? जिसने आपको अपॉइंट किया है, जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, तो ऑडिट करते समय जिसने आपको अपॉइंट किया है वो आपके काम के दायरे को डिसाइड करेगा। तो उसी को बोलते हैं हम स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट जब करने जाओगे तो उसका दायरा क्या होगा उसको देखना है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो ऑडिट यहाँ पर दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, और एक तो क्या होती है एफिशिएंसी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट और प्रॉफिटेबिलिटी ऑडिट। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट देखो क्या है। प्रोप्राइटरी ऑडिट, propriety audit means checking whether money is spent wisely, carefully and for the right purpose. It ensures that expenses are reasonable and necessary. Money is used in best possible way. Better result could be achieved by spending differentially. In short, it checks if money is spent properly, usefully and sensibly. क्या समझ में आता है इसका? प्रोप्राइटरी ऑडिट। जो सीए होता है ना, सीए वो फाइनेंशियल ऑडिट करता है। फाइनेंशियल ऑडिट मतलब मान लो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई खर्चा दिखाए हो, वो खर्चा 10,000 का हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और आपने उस खर्चे से रिलेटेड बकायदा एक वाउचर भी लगा दिया, मतलब बिल विल जो भी लगता है वो लगा दिया। तो सीए क्या करेगा फाइनेंशियल ऑडिट के केस में? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा, हाँ ये 10,000 का खर्चा है, इसका इतना वाउचर है, ठीक है, एंट्री सही है। बैंक में, बैंक स्टेटमेंट में चेक कर लेगा पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। वो इसमें दिमाग नहीं लगाएगा कि वो खर्चा ज्यादा है कि कम है। मतलब वो प्रैक्टिकल बात करेगा, इमोशनल बातें नहीं करेगा आपसे ऑडिट करते समय। मैं अभी बात इसमें आ रहा हूं, अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं चालू उसमें आ रहा हूं मैं। तो जो जो सीए होता है ना, वो ऑडिट जो करेगा वो इस चीज पे दिमाग लगाएगा कि वो जो खर्चा दिख रहा है सही है कि नहीं है, ज्यादा है कि कम है, उसमें दिमाग नहीं लगाएगा वो। जो हम नॉर्मल जो हमारे जो ऑडिट होता है बिजनेस लोगों का, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके ऑडिट को बेसिकली कौन करता है? सीए लोग करते हैं। लेकिन एक ऑडिट होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट में यह देखा जाएगा कि आपका जो मनी, आपके बिजनेस में जो खर्चा हो रहा है, क्या उसने आपको उसमें अपने वाइजली खर्चा किया? वाइजली, वाइजली मतलब सोच समझ कर खर्चा किया है। भाई कहीं पे आपका 500 रुपए खर्चा होना था, आप 1000 खर्चा करके बैठे हो, तो क्या ये खर्चा वाइजली हुआ है? आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते, आप अपनी चीजों के ऊपर खर्चा करते हो जब, तो आप पैसा लुटाते हो कि सोच समझ के खर्चा करते हो? तो आप अपने बिजनेस में अगर किसी को रखे हो काम में, है ना, अब आपका काम इतना बड़ा है कि आप हर जगह जा नहीं सकते, तो आप सामने वाले को फंड दे देते हो, लो भाई आप मैनेज करो सब चीजों को। अब आप किसी को नौकरी में रख लिए हो, जो काम आपका 5,000 में करके देने वाला इंसान है, आप उसकी सैलरी 10,000 सेट करके रखे हो, तो क्या आप वो खर्चा वाइजली कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये चेक किया जाता है, क्या मनी आपने वाइजली खर्च किया, केयरफुली खर्चा कर रहा है और सही जगह खर्चा कर रहे हो कि नहीं, वेस्ट तो नहीं कर रहे हो पैसे का। इट एंश्योर दैट, ये क्या इंश्योर करता है प्रोप्राइटरी ऑडिट? एक्सपेंसेस आर रीजनेबली एंड नेसेसरी। जैसे मैं एक जगह काम करता था, नाम नहीं बताऊंगा कहाँ का डिपार्टमेंट था वो, वहां पेपर के बंडल आते थे, पेपर समझते हो ना, A4 पेपर। अब उस समय एक पेपर का बंडल जो था 120 रुपए का आता था, और जब डब्बे में लोगे तो 115 रुपए डब्बा पड़ता था। अब वहां पे जब बिल लगते थे ना, बिल क्लेम होता है ना बाद में,
स्टेशनरी का बिल लगता था तो उसमें 200 रुपए लिखा रहता, एक एक पेपर के उसका, और 10 का पूरे डब्बे का 2000। मतलब वहां पे घपला दिख रहा है कि नहीं आपको? तो यहाँ पर आप खर्चा कर रहे हो, सही जगह खर्चा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें ऑडिट में चेक की जाती। ठीक है। अब मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा होता है, बोलते हैं घोटाला हो गया, घपला हो गया। तो इन लोग किस आधार पे बात करते हैं? किस आधार पे बात करते हैं? मान लो कोई एक ठो वो बना है, ब्रिज बना है, ब्रिज बन गया 200 करोड़ की लागत से, उसका कितना लेन देन हुआ आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वहां पर जो भी खर्चा किया होगा ना, सब बिल विल लगा के स्टेटमेंट में पेमेंट किया होगा, जो भी किया होगा। अब जो दूसरी पार्टी वाले अगर उसमें क्लेम करेंगे तो किस बेसिस में करेंगे मालूम है? ये ब्रिज तो यार 150 करोड़ में बन जाना था, आप यहाँ पे 50 करोड़ ज्यादा खर्चा करके बैठे हो। तो इस बेसिस पे वहां पे फिर उनसे वो बात उठाई जाती है कि घपला हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ, ऐसा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं और ना ही पॉलिटिक्स वाली बात कर रहा हूं, है ना, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। आगे, एफिशिएंसी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट और प्रॉफिटेबिलिटी ऑडिट क्या बोलता है, पढ़ो। एफिशिएंसी ऑडिट मींस चेकिंग वेदर प्लान हैज बीन कैरिड आउट प्रॉपर्ली, वेदर द एक्चुअल रिजल्ट मैच द प्लान रिजल्ट, इट फोकस ऑन। एक चीज समझना, ये तीनों ऑडिट के बीच में क्या लिखा है, मतलब तीनों नाम अल्टरनेटिवली यूज किया जाता है। अब चाहे इस ऑडिट का नाम ले लो एफिशिएंसी, या फिर क्या बोल दो परफॉर्मेंस, या फिर क्या बोल दो प्रॉफिटेबल, तीनों ऑडिट एक ही है। यहां पर यह चेक किया जाता है कि आपने जो प्लान बनाए थे वो, और उस प्लान को आप उसी के हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहे हो कि नहीं। आप बनाए थे ये प्लान और आप चल रहे हो ऐसा, तो डेविएशन दिख रहा है। तो ऑडिट इसी चीज का चेक किया जाता है कि आप अपने प्लान से कितने दूर जा रहे हो। समझे मेरी बात? आपका जो प्लान बना है, आप अपने प्लान से कितने दूर हो, वही लिखा है, पढ़ो। एफिशिएंसी ऑडिट मींस चेकिंग वेदर प्लान हैज बीन कैरिड आउट प्रॉपर्ली, वेदर एक्चुअल रिजल्ट मैच द प्लान रिजल्ट, इट फोकसेस ऑन कंपेयरिंग प्लान्ड परफॉर्मेंस विथ एक्चुअल पर। इसमें क्या इसमें क्या वो किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, क्या चेक किया जाता है कि प्लान्ड परफॉर्मेंस है और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों को कंपेयर किया जाता है। आप बोले थे इतना, किए इतना। फाइंडिंग रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स। अब आपको वहां पर इस ऑडिट में क्या देखा जाएगा, आपका और ये डेविएशन हो गया, आपने सोचा ये था, हो रहा है ये, तो इनके बीच में जो अंतर आ गया इतना, वो किस लिए आया, मतलब उसके कारण को जानना। अब अगले बार से उस कारण को फिर क्या करना, दूर करना, अपनी गलतियों को सुधारना, ताकि आपका प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस से दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। Ensuring money and resources are used efficiently to get maximum benefit and profit. ये एंश्योर करना कि जो आप मनी यूज कर रहे हो, आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, उसका एफिशिएंटली यूज हो, इफेक्टिवली यूज हो, और उससे ज्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट निकाला जा सके। समझे मेरी बात? इन शॉर्ट, इट चेक्स वेदर वर्क इज डन एफिशिएंटली, मनी इज यूज्ड इकोनॉमिकली एंड बेस्ट रिटर्न आर अचीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो स्कोप ऑफ ऑडिट की बात आएगी तो यहाँ पे दो टाइप के ऑडिट होते हैं, एक होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट और दूसरा क्या होता है, एफिशिएंसी ऑडिट। एफिशिएंसी ऑडिट के और क्या नाम होते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट और प्रॉफिटेबिलिटी ऑडिट। एक चीज मेरे को और बताना है, एकदम जनरल नॉलेज की बात है। टाइप ऑफ कॉस्ट ऑडिट में अपन ने देखा था इंटरनल कॉस्ट ऑडिट और एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट, ये देखा था। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इंटरनल कॉस्ट ऑडिट के केस में ऑडिट का स्कोप कौन डिसाइड करेगा, और एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट के केस में स्कोप कौन डिसाइड करेगा? हाँ, कंपनी लॉ हो गया, टैक्स लॉ हो गया, सही बोल रहे हो। इंटरनल ऑडिट में ऑडिटर को जो अपॉइंट कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि इसका स्कोप क्या होगा। तो अपॉइंट कौन कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया अगर कंपनी है तो, शेयर होल्डर है ना, मतलब उनकी मीटिंग में अपॉइंटमेंट होता है, अभी अपन पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट वाला, उसमें आपको और पता चलेगा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो ओनर,
पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर। तो ऐसे लोग यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, तो उन लोग डिसाइड करेंगे इसका स्कोप क्या रहेगा। और एक्सटर्नल ऑडिट के केस में तो ऑडिटर जब जा रहा है तो किसी कानून के तहत एक्सटर्नल कारण के जा रहा है, तो वहां पर जो अपॉइंट करेगा उस कानून में लिखा रहेगा कि ऑडिटर का दायरा क्या है काम करने का। ठीक है, आगे एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट और डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो एडवांटेजेस में अगर मैं देखूं तो एडवांटेजेस को 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी में बांट के एडवांटेजेस बताए हैं, और नीचे क्या लिखा है डिसएडवांटेजेस। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा है एडवांटेजेस टू मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को क्या फायदा है कॉस्ट ऑडिट कराने से। उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या फायदा है कॉस्ट ऑडिट कराने से, कस्टमर्स को क्या फायदा है कॉस्ट ऑडिट कराने से, कॉस्ट अकाउंटेंट को क्या फायदा है कॉस्ट ऑडिट कराने से, शेयर होल्डर्स को क्या फायदा है और गवर्नमेंट को क्या फायदा है ऑडिट कराने से। फायदा मतलब एडवांटेजेस, क्या बेनिफिट है। पहले बात बताओ, फायदे की तो बात बाद में करेंगे, मैनेजमेंट कौन होता है पहले ये बताओ। जो बिजनेस चला रहा है वो मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को कॉस्ट ऑडिट कराने से क्या फायदा, उसके बारे में लिखा है, पढ़े। इट हेल्प्स इन रिवीलिंग एरर्स, फ्रॉड एंड इनकंसिस्टेंसीज। कॉस्ट ऑडिट कराने से क्या पता चलता है, गलतियां सामने आती है, फ्रॉड सामने आते हैं, और किसी प्रकार की अनिश्चितताएं हैं, इनकंसिस्टेंसी है, वो हमको समझ में आ जाती है। इट ब्रिंग्स रिलायबिलिटी इन कॉस्ट रिपोर्ट। अब कॉस्ट रिपोर्ट जो है ना, कॉस्ट रिपोर्ट कौन बना के देता है, मैनेजमेंट ऊपर बैठा है, कॉस्ट रिपोर्ट वाले लोग नीचे वाले बना के, नीचे वाले डेटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, कॉस्ट रिपोर्ट फिर ऊपर जाती है मैनेजमेंट के पास। अब नीचे लेवल पर ऑडिट हो गया है तो मैनेजमेंट के पास जब कॉस्ट रिपोर्ट जाएगी तो मैनेजमेंट को उसके ऊपर भरोसा होगा कि नहीं, हाँ भाई जो भी डेटा है सही आ रहा है। इट ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में और प्रोसीजर में क्या लाएगा, ये इंप्रूवमेंट लाएगा। इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव टूल इन कॉस्ट कंट्रोल। इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव टूल इन कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल से क्या समझते हो, कॉस्ट कंट्रोल जैसे अपन अभी ऊपर में पढ़े थे ना, प्रोप्राइटी ऑडिट, खर्चा हो रहा है तो ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल मतलब हम भाई प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, कहीं पे कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जहाँ पे हमारा मटेरियल में पैसा वेस्टेज हो रहा है। तो उस चीज कॉस्ट ऑडिट लगने से क्या हो जाता है, हम कॉस्ट कंट्रोल में एक इफेक्टिव टूल स्टेब्लिश कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स इंटर फर्म एंड इंटर फर्म कंपैरिजन, ये कल भी अपन डिस्कस किए थे। इंटर फर्म मतलब एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ, और इंट्रा फर्म मतलब अपना ही पिछले साल के डेटा के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट है ये किसको है, मैनेजमेंट को है। उसके बाद समझना, टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इसके बारे में क्या समझते हो आप मेरे को बताओ। टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसको कैसे बेनिफिट पहुंचेगा कॉस्ट ऑडिटर से। नहीं, ये कंडक्ट का कॉस्ट वाला पार्ट नहीं, सर एक कॉस्ट ऑडिटर को खुद कंडक्ट करता होगा सामने से। नहीं। सबसे पहले ये समझो, कॉस्ट ऑडिटर जो है ना वो एक दूसरा इंसान है, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है दूसरा इंसान है। कॉस्ट ऑडिटर वही बनता है जो कॉस्टिंग के काम में एक्सपर्ट होता है। हो सकता है उसने सीएमए की पढ़ाई की हुई है, सीए की पढ़ाई की हुई है, खास करके सीएमए लोग कॉस्ट ऑडिटर बनते हैं। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक दूसरा बंदा है और कॉस्ट ऑडिटर दूसरा बंदा है। हम जानते हैं हमारे बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर आएगा ना वो ओवरऑल पूरे बिजनेस को ऑडिट करेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर आएगा तो ओवरऑल किसको ऑडिट करेगा, वो पूरे बिजनेस को। और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो यहां का ऑडिट कौन करके बैठा है, कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर, सीए मतलब कॉस्ट ऑडिटर है ना। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब जाएगा तो यहाँ का ऑडिट करेगा, यहाँ का ऑडिट करेगा, यहाँ का, जब यहाँ का ऑडिट करने आएगा देखेगा अरे यहाँ का ऑडिट तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑडिटर करके बैठा हुआ है। तो इसी के ही
द्वारा की गई मेहनत का यूज ये कर लेगा, क्योंकि दोनों प्रोफेशनल है, वो उसके ऊपर शंका नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इस कॉस्ट ऑडिटर के काम का यूज कर लेगा। तो इससे फायदा ही हुआ ना, कुल मिला के इसका काम हल्का हो गया। तो वही बोलना चाह रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब कॉस्ट ऑडिटर के काम को यूज करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस। हो सकता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कॉस्ट के फील्ड में थोड़ी सी जानकारी कम हो, मतलब ऐसा नहीं कि जानकार नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है जितनी कॉस्ट ऑडिटर को है। तो कॉस्ट ऑडिटर का काम अगर यूज कर लिया है, मतलब वो आंख बंद करके रिलाय कर सकता है उसके ऊपर। हाँ, कॉस्ट ऑडिटर एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, करेगा। हाँ, आगे बढ़े। कॉस्ट ऑडिट बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इट रिड्यूसेस द वर्क ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एज द डिटेल्ड वर्क इज ऑलरेडी कंडक्टेड बाय द कॉस्ट ऑडिटर। क्लियर हो गई बात। अब कस्टमर को कैसे बेनिफिट पहुंचेगा उसका। हाँ श्रिया ठीक बोल रहे हो, मेरा थोड़ा कमेंट पे ध्यान नहीं जा रहा है ना, इसलिए बाद में देखता हूँ। कॉस्ट ऑडिट के रिपोर्ट हेल्प करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। हाँ ठीक बोल रहे हो, चलो अब देखते रहूंगा बीच बीच में। कस्टमर्स को कैसे बेनिफिट पहुंचेगा बताओ। प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी तो वहां पर सेलिंग प्राइस भी कम हो सकता है, तो और रीजनेबल मिलेगा। चलो एक हिंट दे रहा हूँ, इस पैराग्राफ को पढ़ के मेरे को आप लोग जवाब दो। बता दूं। बना हुआ है तो कभी कॉस्ट रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो वो कॉस्ट रिपोर्ट देख के डिसाइड कर सकता है कि जो अभी परचेस कर रहा है नया प्रोडक्ट वो उसका भी कॉस्ट बढ़ गया। नहीं, चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो अभी मैं ना पिछले संडे मंडे को अपने ससुराल गया था, और मेरे वहाँ पे घर में वो एक जहाँ टीवी नहीं लटकाते हैं वो पूरा बनवाए थे। टीवी का पूरा पीछे का वो नहीं रहता है इंटीरियर वाला, वो ऐसे ही जनरली मेरे ससुर जी से बात हो रही थी मेरी, बोले इतना इतना खर्चा आया। अब मेरे दिमाग में क्लिक किया, क्योंकि मैं पिछले साल फर्नीचर का काम करवाया था। मैं बोला यहाँ बढ़ाई क्या रेट लेता है आप लोगों का। बोले 30%। 30% मतलब समझते हो ना, कभी करवाए हो बढ़ाई से काम, कारपेंटर से काम करवाए हो, जितना का माल लगेगा ना उसकी कॉस्ट का 30% आपसे वो अपना मेहनत का लेगा। जैसे 1 लाख रुपए का सामान लाके रखे आप, है ना, तो 1 लाख रुपए के सामान के ऊपर वो 30,000 रुपये अपना 30% अपना मेहनत का लेगा। मतलब टोटल आपको बनाने में कितना खर्चा आएगा, समझना। तो वैसे ही आप मान लो कोई प्रोफेशनल हो, सॉरी आप कोई बिजनेसमैन हो, है ना, एक समझना मेरी बात को। अपने छत्तीसगढ़ में भी वही रेट चलता है ना 30%। अब आप सामने वाले को बार्गेन करके 25 में बड़ा काम है तो कम करवा सकते हो, बात की बात है, लेकिन स्टैंडर्ड मार्केट रेट जो है 30% है कारपेंटर का। ठीक है, अब बढ़ा होगा क्या होगा वो बात की बात है। मान लो आप बिजनेसमैन हो और आपके पास एक कस्टमर आया और आप कोई जॉब वर्क करते हो, तो आप कस्टमर बोला कि भाई मैं सामान ला के दे रहा हूं आपको, आप इसके ऊपर ये काम करके दो। या फिर बिजनेसमैन को ये कस्टमर ने बोला, अलग अलग सिचुएशन रख रहा हूं, कि आप कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा काम करके दो। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप जो भी मटेरियल लगाओगे, मटेरियल की जो भी कॉस्ट होगी ना उसके ऊपर मैं आपको 10% और दे दूंगा। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। तो अब कस्टमर बोल दिया सामान भी आप ही लाओ और मैं आपको जो सामान की कॉस्ट होगी उसके ऊपर 10% बढ़ा के दे दूंगा। अब बिजनेसमैन जो कॉस्ट सामने वाले को कोट किया है उसके ऊपर ये भाई कैसे भरोसा करेगा, क्योंकि वो तो कस्टमर है। अब बिजनेसमैन कॉस्ट बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, करेगा, वो बात की बात है,
कर सकता है। तो अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो उसका 10% भी ज्यादा आएगा, है ना अमन? तो अब ये अगर इस चीज का ऑडिट होके रखा हुआ है कॉस्ट का, तो इसके ऊपर भरोसा कर सकता है कि नहीं? तो वही यहाँ पे कस्टमर लोगों को किस तरीके से बेनिफिट मिलता है पहले पॉइंट में लिखा है, पढ़ो। व्हेन कस्टमर परचेज द प्रोडक्ट ऑन कॉस्ट प्लस बेसिस, मतलब वही वाला जितनी कॉस्ट प्लस परसेंटेज, कॉस्ट ऑडिट एनेबल देम टू चेक द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट परचेज्ड। आगे, when there is an escalation clause, अब एक नया पार्ट आ गया, escalation clause in sale contract the customer can verify the increase in cost through cost audit। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, escalation clause का मतलब क्या होता है? बीकॉम सेकेंड ईयर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीकॉम सेकेंड ईयर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नाम का एक चैप्टर था, तो उसमें एक वर्ड आता था एस्किलेशन क्लॉज। क्या होता है बताओ एस्किलेशन क्लॉज? रजत, कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको इतने में प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके इतने परसेंट प्रॉफिट के बाद हमको ये इतने में वो तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हो गई। एस्किलेशन क्लॉज का मतलब ये होता है, मैं आपसे फॉर एग्जांपल कोई, मतलब मैं एक ठेकेदार हूं मान लो, और मैं आपका बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया, और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल चलेगा। तो अभी जैसे देख रहे हो ना, युद्ध वाला सिस्टम चल रहा है, पेट्रोल का ठिकाना नहीं है ना, तो हर चीज का रेट बढ़ रहा है। तो मैं आज आपसे 10 लाख रुपए में बात किया हूं, अब काम करते 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 भाई मैं आज की डेट के हिसाब से मैं आपको रेट वेट सब बना के दिया हूं। अब मैं आज के उसमें कॉन्ट्रैक्ट करा आपके साथ कि मैं आज आपसे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया हूं, लेकिन फ्यूचर में बाय चांस अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है, जैसे सीमेंट का रेट बढ़ गया, छड़ का रेट बढ़ गया, लेबर महंगे हो गए, तो भाई ये 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का नहीं रहेगा, इसका रेट मैं अकॉर्डिंगली बढ़ा दूंगा। उसको बोलते हैं एस्किलेशन क्लॉज। समझे मेरी बात? समय के हिसाब से ये आज के डेट में रेट हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में बाय चांस अगर किसी चीज का रेट बढ़ गया तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। 10 लाख फिर कम की बात नहीं हो रही है ना, अगर 10 लाख में तो मैं बात किया ही हूं आपसे, गिर गया उसकी बात नहीं होती, बढ़ रहा है उसकी बात होती है। ठीक है, अब यहां पे मान के चलो सीमेंट छड़ का रेट तो बढ़ा नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि भाई इतना बढ़ गया तो आपको बढ़ा के देना पड़े, तो ये कैसे विश्वास करेगा उस बात को? तो फिर यहाँ पर क्या कंडक्ट करवाओगे आप? कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट हुआ है तो सामने वाला आसानी से फिर उसके ऊपर क्या कर लेगा, रिलाय कर लेगा, ट्रस्ट कर लेगा, हाँ भाई बोल रहे तो ठीक बोल रहे। समझ में आई बात? तो हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, एडवांटेजेस। मैनेजमेंट को किस तरीके से इसका एडवांटेज होता है बता दिया। सब ऑडिटर बोलता, सॉरी सब ऑडिटर तो आप लोग बनने वाले हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कैसे इसका फायदा होता है, और कस्टमर को कैसे फायदा होता है। तो कस्टमर को एस्किलेशन क्लॉज, और दूसरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंट को कैसे फायदा होता है ये बताओ। कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को कैसे फायदा होगा, पढ़ लो फिर मेरे को समझाने की कोशिश करो। आज एक टॉपिक इतना भी देर क्लास चले खत्म करेंगे ही ना पूरा। श्रिया का एक क्वेश्चन आया है, सर कंपनी की ऑडिट कस्टमर को दिखाया जाता है क्या? कस्टमर कंपनी का स्टेक होल्डर होता है, ठीक है, तो कंपनी को अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए दिखाया जाता है। आप अभी एक काम करो, आप एक किसी भी बड़ी कंपनी की साइट को खोलो, आपको वहां पर उसका एनुअल रिपोर्ट दिख जाएगा। एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको उसका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने पहली वाली क्लास में बताया था कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर कौन कौन होता है। तो कस्टमर मांग सकता है रिपोर्ट, और आपको देना भी पड़ेगा अगर आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है। तो लॉन्ग टर्म चलानी है चीज तो ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, तो कस्टमर को दिखा सकते हैं,
ठीक है, क्या समझ में आया इसमें? इसको समझाने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको कि अकाउंटिंग कोई और करता है और चेकिंग ऑडिटर करता है, उसकी दोनों काम करने वाला एक आदमी नहीं होता। भाई पेपर भी आप ही देते हो और चेक भी आप ही करते हो क्या? तो हर आदमी अपने आप को 100 में 100 दे देगा, है कि नहीं? तो अकाउंटेंट का काम है अकाउंटिंग करना और ऑडिटर का काम है अकाउंटिंग के द्वारा किए गए काम को क्या करना, चेक करना। तो कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्ट ऑडिटर के द्वारा जो किया गया काम है, अब कॉस्ट ऑडिटर मान लो गलतियां निकाल के रख दिया, भाई ये गलती है वो गलती है, तो अगली बार से अकाउंटेंट जो है क्या करेगा, उन गलतियों को नहीं दोहराएगा, अपने काम को सुधारने की कोशिश करेगा। और जरूरी नहीं कि गलतियां ही निकाल रहा है, हो सकता है कि कॉस्ट ऑडिटर है ना चीजों को जैसे अभी सब चीज सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो भी तो अपना कमेंट सजेशन देगा, कमेंट देगा, तो कॉस्ट अकाउंटेंट उसके ऊपर भी काम कर सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा गलती ही निकाल रहे हैं, चीजें सही चल रही है लेकिन इसको और कैसे अच्छा किया जा सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट बोल दिया तो कॉस्ट ऑडिटर बोल दिया तो कॉस्ट अकाउंटेंट उसको फिर फॉलो करेगा, अपने काम को और सुधार सकता है। शेयर होल्डर्स को किस तरीके से फायदा होगा? It helps in improvement of performance and profitability of entire organization. It increases the reliance of shareholder on the valuation of inventory and other matters relating to cost. Inventory मतलब स्टॉक की वैल्यूएशन, कॉस्ट से रिलेटेड मैटर, इसका सब ऑडिट होके रखा है तो शेयर होल्डर का ट्रस्ट बढ़ेगा कि नहीं? ट्रस्ट मतलब भरोसा, मतलब रिलायंस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कैसे, मैंने कल आप लोगों को बताया था, गवर्नमेंट सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस डिसाइड करती है। सीलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? सीलिंग प्राइस किस केस में डिसाइड करती है गवर्नमेंट? जो पब्लिक वेलफेयर वाली चीजें होती है ना, वहां पे सीलिंग प्राइस डिसाइड करती गवर्नमेंट। सीलिंग प्राइस मतलब नहीं, सीलिंग प्राइस मतलब जैसे राशन दुकानों में चावल एक कितने में मिल रहा है आजकल? 8 रुपए 10 रुपए में मिलता है, सब्सिडी रेट में मिल रहा है, मतलब उससे ज्यादा वहां पे चावल रेट में नहीं बिक सकता। एक तो गाड़ी घूमती है जहाँ पे दाल बहुत सस्ती मिलती है, मैं देखा हूँ, है ना, मैं लिया नहीं लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि एक तो गाड़ी घूमती है और राशन वाशन देती है, मार्केट रेट से बहुत कम में देती है। मतलब वहां पर चीजों का ना सीलिंग प्राइस डिसाइड किया गया और एक कौन फिक्स किया? गवर्नमेंट। और कुछ कुछ चीजों का फ्लोर प्राइस डिसाइड होता है कि मतलब वो चीज उससे कम में नहीं खरीदी जा सकती या बेची जा सकती है। तो वहां पर एमएसपी जो बोल रहे हो ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो है, वो किसानों के लिए रहता है खास करके वो। तो जब तक गवर्नमेंट को कॉस्ट नहीं पता रहेगा तब तक गवर्नमेंट ये डिसीजन कैसे लेगी? तो गवर्नमेंट को कैसे मदद करता है, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, मतलब क्या फायदा मिलेगा? प्राइस फिक्स करने में, प्राइस कंट्रोल स्कीम लगाने में, ये सब राशन दुकाने वाली बात हो रही है ना। टू एनेबल गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन ऑन टैरिफ प्रोटेक्शन, इसके बारे में भी बता चुका हूं। टैरिफ प्रोटेक्शन मतलब बताया था, एक हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर है और एक विदेशी मैन्युफैक्चरर है, ये इंडिया है ये चाइना है मान लो। तो लोकल मैन्युफैक्चरर एक सामान बनाता है और वही सामान सेम टू सेम क्वालिटी का चाइना भी बनाता है, लेकिन ये एक चीज को 100 रुपए में बेचता है और चाइना उस चीज को हमारे मार्केट में 20 रुपए में अवेलेबल करा दे रहा है, सेम क्वालिटी सेम चीज। तो अब आप खरीदने जाओगे एज अ कस्टमर तो किसका माल खरीदोगे? सस्ता पड़ रहा है इसलिए। तो गवर्नमेंट ऐसा होने से क्या करती है, इसके ऊपर टैरिफ लगा देगी, तो कितना हो जाएगा ये? तो अब दोनों को बराबर कर देगी। अब बराबर से, अब दोनों रेट बराबर में बिकेगा तो अब इसके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन आ रहा है। ऐसा करने से अगर गवर्नमेंट टैरिफ नहीं लगाती तो ये 20 में बिकता, ये 100 में बिकता, तो ये हेल्दी कंपटीशन नहीं होता। ऐसा बाकी के देश भी करते हैं, ठीक है, बाकी के देश भी करते हैं। आगे तो टैरिफ प्रोटेक्शन समझ में आया आप लोगों को? इट हेल्प्स द अथॉरिटी इन फिक्सिंग अप टैक्स और ड्यूटी ऑन द कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, मतलब कौन सी चीज के ऊपर कितना टैक्स या कितना ड्यूटी लगाना है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी कॉस्ट के ऊपर। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से मदद करता है। तो गवर्नमेंट को कैसे कैसे मदद कर सकता है? कॉस्ट ऑडिट, प्राइस फिक्स करने में, प्राइस कंट्रोल स्कीम लगाने में, टैरिफ प्रोटेक्शन में और फिक्सिंग अप टैक्स और ड्यूटी। अब डिसएडवांटेजेस पढ़ते। कॉस्ट ऑडिट हैव फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस।
कॉस्ट ऑडिट के कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है। व्हेन फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ऑडिटेड, ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट इज अननेसेसरी। जब आपका फाइनेंशियल अकाउंट मतलब एज अ कंपनी होल पूरे सबका ऑडिट हो चुका है, तो फिर एक अलग से कॉस्ट अकाउंट का ऑडिट कराना फिर क्या हो जाता है, अननेसेसरी हो जाता है। इफ द कॉस्ट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड और मेंटेन्ड बाय क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट, अब कॉस्ट अकाउंट को ही मेंटेन करने वाला इतना क्वालिफाइड है, तो फिर वहां पर कॉस्ट ऑडिट की जरूरत रह जाती है क्या? नहीं, क्योंकि भाई जो बना रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, वही अपने आप में इतना एक्सपर्ट है, तो उसके काम को फिर चेक करके क्या करोगे आप, है ना। आगे, कॉस्ट ऑडिट में क्रिएट अननेसेसरी हिंड्रेंस इन ऑपरेशनल वर्क। जो हमारा रोजमर्रा का काम है उसको हम ऑपरेशनल वर्क बोलते हैं, प्रोडक्शन, परचेज, सेल, है ना, जो भी लेबर पेमेंट है वो। अब ऑडिट लगा रहना ना, मतलब ऑडिटर आके जबरदस्ती बीच बीच में चेक करता है चीजों को, लाओ भाई वो डायरी दो, चेक करना है मेरे को, लाओ ये करो। मतलब क्या होता है कि जब रेगुलर कोई काम चल रहा है फ्लो में, अरे मैं आप लोगों को, मान लो आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूँ बाय चांस, मतलब एक क्लास में, और टेस्ट लेते लेते मैं आ रहा हूँ, आपकी कॉपी देख लिया, पन्ना पलटा पलटा के देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो मैं आपके काम में डिस्टरबेंस डाल रहा हूँ कि नहीं? तो कॉस्ट ऑडिटर भी जब अपना काम करता है ऑडिट का, तो बाकी लोगों के काम उतने देर के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो रुकावट पैदा करता है उसका काम। आगे, कॉस्ट ऑडिटर मे बी अ क्वालिफाइड पर्सन बट मे नॉट बी ऑलवेज राइट इन जजमेंट। कॉस्ट ऑडिटर क्यों ना एक क्वालिफाइड पर्सन है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि उसका जजमेंट हमेशा सही हो। बिकॉज ही कंसिडर ओनली कॉस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट ऑडिट इज एक्सपेंसिव एंड दिस मे नॉट सूट फॉर स्मॉल बिजनेस। ये महंगा सौदा है, छोटे बिजनेसमैन इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। ये 1/2 लिखा है ना, ये 1/2 मतलब ये 2 पेज तक गया है, तो टोटल कितने हैं, 16 पॉइंट है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है किसके किसके बीच में, फाइनेंशियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट के बीच में। फाइनेंशियल ऑडिट, चेक फाइनेंशियल अकाउंट एंड स्टेटमेंट। फाइनेंशियल ऑडिट में क्या चेक किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब। और कॉस्ट ऑडिट में क्या चेक किया जाता है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स चेक किया जाता है, मतलब कॉस्ट शीट, आप लोग जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हो वो सब, स्टोर लेजर अकाउंट, ये सब दुनिया भर का। फाइनेंशियल ऑडिट कौन कंडक्ट करता है, एक चार्टेड अकाउंटेंट। और कॉस्ट ऑडिट कौन कंडक्ट करता है, कॉस्ट अकाउंट, मतलब ये सीए है और ये सीएमए है। फाइनेंशियल ऑडिट डज नॉट डीपली चेक कॉस्ट डिटेल। फाइनेंशियल ऑडिट में एक प्रकार से ओवरव्यू, कॉस्ट डिटेल का क्या किया जाता है, ओवरव्यू चेक किया जाता है। लेकिन कॉस्ट ऑडिट में एक एक चीज को, कॉस्ट से रिलेटेड एक एक चीज को डिटेल में चेक किया जाता है। फाइनेंशियल ऑडिट एंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल ऑडिट क्या इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और फेयर व्यू दिखा रहे हैं ना। और कॉस्ट ऑडिट क्या इंश्योर करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स इज करेक्टली कैलकुलेटेड। एमसीक्यू में आ सकता है भाई ये सब। कंफर्म ट्रांजेक्शंस आर करेक्टली रिकॉर्डेड। फाइनेंशियल ऑडिट क्या बोलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए वो करेक्ट है, सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है ना। कॉस्ट ऑडिट क्या इंश्योर करता है, फाइंड वेस्टेज, कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है उसकी खोज करता है, इनएफिशिएंसी और हाई कॉस्ट। वेरीफाई स्टॉक क्वांटिटी एंड वैल्यू, चेक स्टॉक कॉस्ट, प्रॉपर स्टॉक लेवल्स। कंडक्ट मेनली फॉर शेयर होल्डर एंड लीगल पर्पस, कंडक्टेड मेनली फॉर मैनेजमेंट एंड समटाइम थर्ड पार्टी। किसके लिए कंडक्ट किया जाता है, कंपल्सरी एवरी ईयर फॉर कंपनीज, रिक्वायर्ड ओनली व्हेन ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट। कंपल्सरी की बात हो रही है। कॉस्ट ऑडिट ये जो फाइनेंशियल ऑडिट है ना, ये कंपल्सरी है, मान के चलो। कॉस्ट ऑडिट कब जरूरत पड़ेगी, जब गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी तब। और अपने लिए तो करा सकते हो वॉलेंट्री बेसिस पे। यहां पर रिपोर्ट किसके पास सबमिट की जाती है, शेयर होल्डर्स के पास। यहां पर रिपोर्ट किसके पास जमा की जाती है, मैनेजमेंट और अथॉरिटी जो अपॉइंट किया है।
यहाँ पे मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा तो मैनेजमेंट के पास, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी तो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज के पास। फाइनेंशियल ऑडिटर कैन नॉट डू कॉस्ट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता, कॉस्ट ऑडिटर कैन नॉट डू फाइनेंशियल ऑडिट। फोकस ऑन पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ऑडिटर का किसके ऊपर फोकस रहेगा, पिछले फाइनेंशियल रिकॉर्ड के ऊपर, अनयूजुअल कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको चेक करने के लिए। यूजेस पास्ट डेटा बट हेल्प प्लान फॉर फ्यूचर, मतलब कॉस्ट ऑडिट मदद करती है हमको क्या बनाने में, बजट। फ्यूचर प्लान मतलब बजट की तो बात हो रही है। नॉट इन्वॉल्व इन प्राइस फिक्सिंग, यहाँ पे प्राइस फिक्सिंग के काम में ये इन्वॉल्व नहीं रहता, लेकिन ये हेल्प करता है प्राइस डिटर्मिनेशन में। कॉस्ट पता रहेगा तभी तो प्राइस निकाल पाओगे। रिपोर्ट फॉर्मेट इज फिक्स्ड, इसका रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है ना फिक्स्ड होता है ना, और इसका जो है फ्लेक्सिबल, अपने हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। फोकस ऑन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फोकस ऑन फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन। ऑडिट पीरियड इज फिक्स्ड, ऑडिट पीरियड इज फ्लेक्सिबल। 16 पॉइंट है, एक बार गो थ्रू कर लोगे याद रहेगा। अब एक कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ये मैं आप लोगों को रीड करने का काम दे रहा हूं, पढ़ लेना, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट है, एक बार रीड कर लेना आप लोग। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाएगा, जो कॉस्ट ऑडिटर होगा, सीएमए होगा वो। और ये रिपोर्ट किसके पास सबमिट होगी, जिसने अपॉइंट किया, मैनेजमेंट या अथॉरिटीज के पास। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टैक्स ऑडिट। कितना बड़ा टॉपिक है देख लो, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है टैक्स ऑडिट। ये देखो 2 ही पेज का तो है भाई, ये देखो मैं आगे बढ़ गया था, इतना बड़ा है टैक्स ऑडिट मात्र। चलो पहले बताओ टैक्स ऑडिट मतलब क्या। नाम तो टैक्स ऑडिट है, लेकिन इसका पूरा नाम बोला जाएगा तो इनकम टैक्स ऑडिट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ बिजनेस लोगों को कंपलसरी ऑडिट कराना पड़ता है, ऐसा वहां पे नियम लिखा है। और कुछ लोग दूसरे कारण से भी ऑडिट कराते हैं, तो वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे, है ना। टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट मींस ऑडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस और स्पेसिफिक क्लेम ऑफ डिडक्शन और एग्जेम्पशन फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अब मेरे को पता है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी बोलूंगा ना तो आप लोग मेरे से थोड़ा रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बात किसकी आ गई है, इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स में इसके अंदर जाने के पहले मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, समझना। आप लोगों को पता है ना असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल इनकम कमाई जाती है, और असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है, कमाई हुई इनकम पर इस साल में हम क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। तो जब असेसमेंट ईयर में जब हम टैक्स देते हैं तो जाके वहां पे टैक्स जमा बस नहीं करते, हमको साथ में क्या करना पड़ता है, आईटीआर फाइल भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आईटीआर फाइल। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न को आईटीआर बोलते हैं। अब इस आईटीआर फाइल के अंदर हम अपनी इनकम्स दिखाते हैं, ये तो पता है आप लोगों को। इनकम के कितने हेड होते हैं, 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, ये 5 हेड होते हैं। हाँ बताओ, कुछ डाउट है भाई, किसी ने हैंड रेस किया था अभी। तो इनकम के 5 हेड होते हैं। कौन कौन सी इनकम के 5 हेड होते हैं, पहला होता है सैलरी, दूसरा क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। अब मैं बात करूं बिजनेस प्रोफेशन की, तो बिजनेस की इनकम कैसे आती है मेरे को बताओ, बिजनेस की इनकम कैसे आती है, जितना सेल किए माइनस जितना एक्सपेंस किए, है ना। मतलब हम एक्सपेंस का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिडक्शन ले रहे हैं, क्लेम कर रहे, खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की नजर रहती है हमारे, ज्यादा खर्चा तो नहीं दिखा रहे, स्टाफ एक रखा है दिखा रहा है, 10 को स्टाफ रखा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ। समझना मेरी बात को, हम बात किसकी कर रहे हैं अमन, बिजनेस की। बिजनेस में जो भी आपने सेल किया, सेल करने के बाद खर्चे माइनस करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। क्या आप खर्चे ज्यादा दिखा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर इसकी बात हो रही है। उसके बाद जब हम सारी इनकम को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम मिलता है। ग्रॉस टोटल इनकम में हम क्या लेते हैं, डिडक्शन लेते हैं। तो डिडक्शन लेते हैं तो कोई पर्टिकुलर ऐसे ऐसे भी डिडक्शन होते हैं जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट की
जवाब मतलब ऑडिट कराना पड़ सकता है। ठीक, मेरा बोलने का मतलब है कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएगी, कुछ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पर आपको गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है कि आप क्या करो, अपना ऑडिट करा लो। ठीक है, चलो अब 2 मिनट के लिए मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस में ही आ जाओ। बिजनेस दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल बिजनेस, जहां पे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के निकाला जाता है, नॉर्मल बिजनेस की बात करो। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं प्रिजिम्टिव बिजनेस। प्रिजिम्टिव बिजनेस मतलब ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पर गवर्नमेंट बोलती है, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि भाई आपका बिजनेस छोटा है, एक लेवल के नीचे वाले बिजनेस को छोटा बिजनेस मानते हैं, और आप अपने बिजनेस की जो प्रॉफिट है ना उसको अनुमानित आधार पे निकाल सकते हो, जिसमें अपन पढ़ेंगे अभी सेक्शन 44 AD, 44 ADA और 44 AE। समझना, 44 AD में क्या बोलता है मालूम है इनकम टैक्स वाले, कि आप अपनी इनकम को 8% या फिर 6% दिखा सकते हो। आपको कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। ये कौन सा सेक्शन बोलता है इनकम टैक्स का? 44। आपका जो भी टर्नओवर होगा ना, टर्नओवर उसका 8% या 6% आप इनकम दिखा सकते हो। मतलब 1 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो उसका 8% कितना होगा? 8 लाख। आपको कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं, कोई PL अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। आप 1 करोड़ का 8 लाख निकालो और आप उसको अपनी इनकम मान लो। मतलब 92% खर्चा हो गया, हम ऐसा मान लेंगे। 8% कब लेते हैं? जब आपके ट्रांजेक्शन कैश में हो रहे हैं, कैश में। और जब आपके अकाउंट पे ही चेक से या ऑनलाइन मोड से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उस समय हम 6% लेते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका ऑनलाइन मोड से लेन देन हो रहा है तो आप वहां पे 6% ले सकते हैं। तो 1 करोड़ का फिर कितना परसेंट लेंगे? 6, तो 6 लाख प्रॉफिट। लेकिन किसी कारण से अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट उससे कम हो जा रहा है, 21% से भी कम जा रहा है, जैसे 1 करोड़ का 8% निकालोगे 8 लाख होता है, लेकिन लगता है कि नहीं मैंने तो 4 ही लाख कमाया है, तो 4% जा रहा है, तो इससे अगर इस रेंज से प्रॉफिट कम जा रहा है तो फिर आपको वहां पे ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, 44 ADA किसके लिए? प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल लोगों को बोल के रखें कि आप अपनी इनकम कितनी दिखाओगे? मान लो 50%, जितना आपका रिसिप्ट है उसका 50% आपको लिखनी है। अगर आपकी 20 लाख की इनकम है प्रोफेशनल की, तो आप 50% मतलब 10 लाख अपनी इनकम मान लो, और अगर उससे कम हो गई तो आपको क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट। 44 AE जो है ट्रांसपोर्टर्स के लिए, जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना उनको 44 AE सेक्शन का बेनिफिट मिला हुआ है। तो छोटे ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं उनके पास 2 टाइप की गाड़ी होती है, एक हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल। तो जो हैवी व्हीकल है ना उसका 1000 पर मंथ लेते हैं। हैवी व्हीकल का कितना लेते हैं? और जितने टन का होगा ना उतने टन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब मान लो 20 टन की गाड़ी है तो 20 × 1000 पर मंथ के हिसाब से हम क्या करेंगे? उसकी इनकम ले लेंगे। और जो लाइट व्हीकल होती है ना, लाइट व्हीकल, तो लाइट व्हीकल का हम 7500 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनकम चार्ज करते हैं। और अगर आपको लग रहा है इससे कम आपकी इनकम है तो आपको क्या कराना पड़ जाएगा? ऑडिट। मतलब डिपार्टमेंट जो है ना, कुल मिला के आप जो दिखाना चाह रहे हो, जो डिपार्टमेंट ने बोल दिया, आप उससे अलग हट के काम करना चाह रहे हो, और ऐसा करने से अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो रही है तो आपको क्या कराना पड़ जाएगा? ऑडिट। लायबिलिटी जैसे आपकी 8% आ रही है 8 लाख, अब बढ़ा के दिखाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो डिपार्टमेंट को फायदा ही है, ज्यादा टैक्स दोगे। लेकिन अगर आप कम दिखाना चाह रहे हो, ऐसा कोई काम कर रहे हो जो डिपार्टमेंट ने बोला है और आप जो करना चाह रहे हो उससे टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर कम आ रही है, तो फिर आपको वहां पे क्या करवाना पड़ जाएगा? ऑडिट कराना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? इनकम टैक्स ऑडिट की। ठीक है, जी आपको बिजनेस प्रोफेशन वाले हेड में मिलेगा। वो सवाल आपसे नहीं पूछेगा। मेरा भी देखो, सुनो, अभी आप लोगों का जो सिलेबस है ना ऑडिट है, आप लोगों से इनकम टैक्स नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक ओवरव्यू देके वापस ले आया, क्योंकि अगर अपन इनकम टैक्स पढ़ने जाएंगे ना तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वो बन जाएगा, आप उधर फंस जाओगे, टैक्स ऑडिट नहीं पढ़ पाएंगे फिर अपन।
हमको अपने सिलेबस से चिपके हुए रहना है, क्योंकि मैं आगे आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बताने वाला हूं, आप लोग फिर उसको रिलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा था। चलो अब वापस से पढ़ते टैक्स ऑडिट की मीनिंग। टैक्स ऑडिट मीन्स ऑडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस और स्पेसिफिक क्लेम ऑफ डिडक्शन और एग्जेम्पशन फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। टैक्स ऑडिट क्यों कराई जाती है, उसके कारण लिखे। टैक्स ऑडिट मीन्स ऑडिट ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक क्लेम ऑफ डिडक्शन और एग्जेम्पशन, ये दो बातें लिखी है। टैक्स ऑडिट का मतलब क्या है, दो बातें, दो पॉइंट। पहला ऑडिट ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस और ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक क्लेम और डिडक्शन, स्पेसिफिक क्लेम ऑफ डिडक्शन और एग्जेम्पशन। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 has given various provision for tax audit। जो कानून होता है ना, कोई भी कानून, कानून के अंदर दुनिया भर के सेक्शंस होते हैं, पता है आप लोगों को। तो उन सेक्शन के अंदर जो बातें लिखी हुई होती है, जो रूल्स लिखे रहते हैं, उसको हम प्रोविजंस बोलते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, 96 पता है नहीं, आखिरी साल है इस इनकम टैक्स का। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 2025 लग रहा है अगले साल से। ये आखिरी साल है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वेरियस प्रोविजन देता है किससे रिगार्डिंग, टैक्स ऑडिट। मतलब उस प्रोविजन मतलब उसके अंदर इसके रूल्स लिखे हुए हैं। टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड because the accounting profit reported by financial auditor as true and fair may not be taxable amount of profit. All revenue expenses charged in profit loss account may not be fully allowable as per income tax law. Tax audit and its report help the tax authorities for correct assessment of income tax। क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूं। देखो मैंने अभी बताया, आप अपनी इनकम का पूरा डिटेल क्या बना के देते हो, आईटीआर फाइल बना के देते हो। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा है, ये आप हो। आप बिजनेस करते हो तो आप अपना क्या बना के रखे हो, आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया तो यहाँ दुनिया भर के खर्चे दिखाए। अब क्या होगा जब आप अपना आईटीआर फाइल करोगे, तो आईटीआर फाइल सीधा किसके पास जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला उसको रख नहीं लेता, उसको वहां पर आईटीआर फाइल को क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करता है मतलब पूरा क्या करता है, चेक करता है, वेरीफाई करता है चीजों को। अब डिपार्टमेंट को लग रहा है कि ये खर्चे जो है ना इसने दिखाए वो सही नहीं लग रहे। मतलब सीधी सी बात है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जमा कर रहा है वो अनऑडिटेड है। तो इसके दिमाग में जो इनकम टैक्स ऑफिसर होगा उसके दिमाग में दुनिया भर की शंकाएं आएगी कि नहीं। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया, भाई ऐसा ऐसा करोगे ना तो आप एक काम करो, आप एक अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करा दो, ऑडिटर से ऑडिट करा दो। फिर आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करोगे ना ऑडिटेड वाला, तो फिर हमको भी लगेगा यार हाँ सही जमा किए। मतलब आप इसको क्या करा के दो, ऑडिट करा के दो। तो इसी टाइप के ऑडिट को बोलते हैं टैक्स ऑडिट। इसी टाइप के ऑडिट को क्या बोलते हैं, टैक्स। मतलब टैक्स ऑडिट जो है किसको सहायता प्रोवाइड कर रहा है, किसको असिस्टेंस दे रहा है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, ताकि वो सामने वाले के जो क्लेम किया है, खर्चों का क्लेम कर रहा है, डिडक्शन मांग रहा है, उसके ऊपर आसानी से क्या कर सके, भरोसा कर सके, विश्वास कर सके। वही इस बात में, इस वाले पॉइंट में लिखा है। ठीक है, all revenue expenses charged in profit and loss account may not be fully allowable as per income tax। टैक्स ऑडिट जो है वो क्या करता है, टैक्स ऑडिट एंड इट्स रिपोर्ट हेल्प द टैक्स अथॉरिटीज फॉर करेक्ट असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैक्स ऑडिट कौन कंडक्ट कर सकता है। अ पर्सन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट as auditor of a company or any business is included in the definition of accountant as per Income Tax Act 1961 section 288 subsection 2। only an accountant can conduct tax audit। एक accountant ही है जो tax audit conduct कर सकता है।
खुश मत हो, क्योंकि अभी नीचे अकाउंटेंट कौन होता है उसके बारे में लिखा है। एन अकाउंटेंट मीन्स चार्टेड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949। जो सीए लोगों का है वो एक एक्ट बना है, उसका भी चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 19, वहां पर अकाउंटेंट की मीनिंग बताई गई है। और वहां पर अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? चार्टेड अकाउंटेंट। मतलब टैक्स ऑडिट केवल और केवल कौन कर पाएगा? सीए, और कोई दूसरे को पावर ही नहीं है। ठीक है, अब मजे की बात बताऊं, एक सीए को पूरे साल भर में, एक फाइनेंशियल ईयर में 60 टैक्स ऑडिट करने से ज्यादा का पावर नहीं है, पोर्टल ही अलाउ नहीं करेगा। मतलब एक सीए जो है वो मैक्सिमम कितनी टैक्स ऑडिट कर सकता है पूरे साल भर में? 60। ठीक है, मतलब उसको इतनी ही लिमिट है। अब उसके पास काम बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? वो दूसरे सीए को ट्रांसफर कर देगा, फिर अपना केस वो ऑडिट करेगा। मतलब एक सीए मैक्सिमम 60 टैक्स ऑडिट पर ही साइन कर सकता है। पोर्टल में काउंटिंग चलते रहती है इसकी कि ये सीए ने कितने ऑडिट साइन किए करके। ठीक है, आगे स्कोप ऑफ टैक्स ऑडिटर। स्कोप का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को क्या होता है, उसके काम का दायरा। कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, सर्टिफाइंग इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द क्लेमिंग ऑफ वेरियस डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, कंडक्टिंग सिलेक्टिव ऑडिट अंडर सेक्शन 142A, कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। ये पहला और लास्ट वाला पॉइंट सेम हो गया है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑडिटर। कौन अपॉइंट कर सकता है टैक्स ऑडिटर को? टैक्स ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा तो कौन अपॉइंट करेगा? प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो पार्टनर। कंपनी होगी तो कौन अपॉइंट करेगा? उसके जो मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी ना वो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वो बात लिखी है, पढ़ लो। अकॉर्डिंग टू चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 अंडर सेक्शन 7 ओनली अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। अब यहाँ पे और क्लियर बता रहा है, सुनो। जैसे जो बंदा सीए की पढ़ाई पूरी कर लिया है, सीए की डिग्री ले लिया है, मेंबर बन गया है सीए का इंस्टीट्यूट का, तो वो इंसान ऑडिट करने के लिए अभी एलिजिबल नहीं है। उसका क्या होना जरूरी मालूम है? प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंट। मतलब जो सीए लोग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके रखे हैं उन्हीं लोग टैक्स ऑडिट कर सकते हैं। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो किसी ने सीए की पढ़ाई पूरी कर ली, वो सीए बन गया। सीए की पढ़ाई करने के बाद उसको क्या लेना पड़ता है? इंस्टीट्यूट से मेंबरशिप लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? मेंबरशिप। अब वो मेंबरशिप लेने के बाद सीए कहलाएगा। ठीक है, अब मेंबरशिप ले लिया है, उसके बाद अगर उसको मार्केट में प्रैक्टिस करनी है तो उसको वहां से क्या लेना पड़ेगा? इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। जिस सीए के पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उसको बोलते हैं प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, मेंबर बन जाते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। उन लोग जाके किसी के जॉब करना चालू कर देते, बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या करने लग जाते हैं? जॉब करने लग जाते हैं। तो जॉब करने के कारण उनके पास सीओपी नहीं आ सकता। मतलब सीओपी तभी मिलेगा जब आप केवल और केवल क्या करोगे? प्रैक्टिस मतलब समझते हो ना, अपना एक चैम्बर खोल के बैठना, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना। या फिर आप नौकरी में चले जाओगे तो आपको सीओपी नहीं मिलेगा। तो सीए जो होता है ना, जो अपना चैम्बर खोल के बैठा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसी को ही ऑडिट करने का पावर है। जो सीए जाके किसी के नौकरी कर रहा है, जैसे मेरा एक दोस्त है, उस सीए की पढ़ाई कर लिया है और एक अच्छी बैंक में क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट पे जाके बैठ गया है, नौकरी कर रहा है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। सीए है लेकिन ऑडिट नहीं कर सकता। तो केवल और केवल ऑडिट कौन कर सकता है? प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। और एक सीए कितने ऑडिट से ज्यादा नहीं ले सकता? 60 से ज्यादा नहीं ले सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आप लोगों का टैक्स ऑडिट। अब इसके आगे बढ़ते हैं। और टैक्स ऑडिट कंपलसरी कब होती है? टैक्स ऑडिटर के राइट्स क्या होते हैं? टैक्स ऑडिटर की ड्यूटीज क्या होती है? देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44AB, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 44AB, टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी फॉर पर्सन हु कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इफ
आपकी टैक्स ऑडिट कंपलसरी कब हो जाएगी पता है? पहला, इन केस ऑफ बिजनेस हुज टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड 2 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। अगर आपकी सेल्स जो है साल भर में कितनी हो जाएगी, 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगी, तो आपको टैक्स ऑडिट कंपलसरी कराना पड़ेगा। उसके अंदर रहेगी तो कंपलसरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से करा सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। इन केस ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन के केस में आपकी ग्रॉस रिसिप्ट कितनी होनी चाहिए? 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 लाख से ज्यादा है तो आपको क्या कराना पड़ेगा? अपना ऑडिट। तो ये दोनों याद रखना, इन केस ऑफ बिजनेस और इन केस ऑफ प्रोफेशन। बिजनेस में 2 करोड़ और प्रोफेशन में कितना? ये कौन सा सेक्शन बोल रहा है? 44। अब ये 2 सेक्शन 3 सेक्शन जो लिखे याद आ रहा है नाम? 44 AD, 44 AE और 44 ADA। ये कितना परसेंट बोलता है? ये कितना बोलता है? 1000 और 7500। और ये क्या बोलता है? 50%। ये इनकी लिमिट है इनकम की। अगर आप इस लिमिट से कम दिखाते हो अपनी इनकम, तब आपको ऑडिट कराना कंपल्सरी हो जाएगा। पढ़ लो। इन केस ऑफ एन SEC कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AD, 44 AE, 44 ADA हु क्लेम द प्रॉफिट बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, अपनी लिमिट से कम अगर इनकम दिखाता है तो उसको ऑडिट करना पड़ेगा। और लिमिट के बारे में मैंने बता दिया, ये कितनी लिमिट देता है? 8 या 6%। 8 कब लेते हैं? कैश, और 6 कब लेते हैं? ठीक है। 44 AE किसके लिए है? ट्रांसपोर्टर्स के लिए। तो बड़ी गाड़ी के लिए 1000 पर मंथ इंटू टन वाला, और इसका छोटी गाड़ी के लिए कितना लेते? 7.5 पर मंथ। अगर इस लिमिट से कम दिखाता है तो 44 AE वाले को ऑडिट कराना पड़ेगा। 44 AD किसके लिए? प्रोफेशनल्स के लिए। यहां पर अगर आपके पास सॉरी आपकी इनकम कितनी 50% से कम हो जाएगी तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो देखो 44 AB जो बोलता है ना वो अलग बात कर रहे हैं, 44 इन लोग जो बोल रहे हैं वो अलग बात कर रहे हैं। आगे, टैक्स ऑडिटर के क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज है? तो पहले अपन बात करेंगे राइट्स के। राइट्स, टैक्स ऑडिटर के क्या क्या अधिकार है, राइट्स है। पहला, द टैक्स ऑडिटर हैज द फॉलोइंग राइट्स। राइट टू एक्सेस द रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट एंड स्टेटमेंट। आप टैक्स ऑडिटर के पद पे अपॉइंट हुए हो किसी के यहाँ पे, तो आपका पूरा अधिकार होगा आप सामने वाले के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड स्टेटमेंट्स, आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड जो आपके ऑडिट करने के लिए जरूरी होता है आप उससे मांग सकते हो, और ये अधिकार है आपका। राइट टू कॉल फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपसे मंगा सकता है। अब ये नहीं पूछेगा आपकी शादी कब हुई, पर्सनल चीजें नहीं, बिजनेस से रिलेटेड। राइट टू गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना, राइट टू गैदर ऑडियंस बोलता है यार, ऑडिट एविडेंस, सॉरी वो मेरे को इसका शुरू का और इसका लास्ट का दिखा था। राइट टू गैदर ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस मतलब जब कोई CA ऑडिट करता है ना तो समय समय पे अपने लिए ऑडिट किया उसका सबूत इकट्ठा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑडिट एविडेंस। राइट टू गैदर ऑडिट एविडेंस टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ विथ रिगार्ड टू द एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम। मतलब मान लो मैनेजमेंट से उसने कोई इंफॉर्मेशन मंगवाया और ऑडिटर को लग रहा है नहीं मेरे को इसमें थोड़ा सा कम विश्वास हो रहा है, या किसी से कुछ इंक्वायरी किया उसकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है, तो अपनी संतुष्टि के लिए वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है और ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर सकता है। मतलब आपके से मैं इंक्वायरी किया, आपकी बात के ऊपर भरोसा क्रॉस चेक करने के लिए मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ, ऐसा। राइट टू सबमिट रिपोर्ट, अब ऑडिटर ने जो भी ऑडिट किया अपने लिए रिपोर्ट बनाएगा, अब रिपोर्ट को जमा करने का अधिकार है उसके पास। आगे, राइट टू गिव सजेशन इफ नेसेसरी, राइट टू गिव सजेशन इफ नेसेसरी। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट ले रहा है, कामेश टुक अ स्क्रीनशॉट है, कामेश स्क्रीनशॉट ले रहे हो भाई। आगे, ड्यूटीज ऑफ टैक्स ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर की ड्यूटी। अच्छा, राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ये करना पड़ेगा काम। कंडक्ट ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द SEC प्रॉपरली, सही ढंग से उसका ऑडिट करना पड़ेगा। सबमिटिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्मेट ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, अपने मर्जी से कुछ भी बना के नहीं दे देगा अलवा जलवा। इनकम टैक्स के रूल्स में फॉर्म 3CB, फॉर्म 3CD करके एक फॉर्म आता है, लिख लो कहीं पे।
प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट की बात हो रही ना, तो फॉर्म 3CB 3CD ये फॉर्म का नंबर है, इसमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा होती है। ठीक, आगे सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड एंड रिलीवेंट स्टेटमेंट, सारे जो जो चीजें रिक्वायर्ड है और रिलीवेंट स्टेटमेंट है वो जमा करना पड़ेगा टैक्स ऑडिटर को। तो यहां पर आपका टैक्स ऑडिट क्या हो जाता है, खत्म। आगे बढ़े, इसके बाद बात आती है मैनेजमेंट ऑडिट की। मैनेजमेंट ऑडिट, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद फिर अपन मैनेजमेंट ऑडिट स्टार्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ते हैं। In recent days, management audit is becoming trending concept of audit. It is originated from United States. मतलब पहले के समय में मैनेजमेंट ऑडिट को लोग उतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन आज के समय में मैनेजमेंट ऑडिट थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो गया है ना। और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। It is basically concerned with the review of operation and performance of management to improve efficiency and effectiveness of the organization. It is an extension of internal audit function. मतलब आप लोग अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को इंटरनल ऑडिट क्या होता है। मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली क्या है, इंटरनल ऑडिट के जो फंक्शन है ना उसी का ही एक्सटेंशन है बोल सकते हैं। और मैनेजमेंट ऑडिट में क्या किया जाता है, मैनेजमेंट ऑडिट में रिव्यू किया जाता है। मैनेजमेंट ऑडिट में क्या किया जाता है, रिव्यू। किस चीज का रिव्यू किया जाता है, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट का रिव्यू किया जाता है। क्यों रिव्यू किया जाता है, ताकि उनकी क्या बढ़ सके, इंप्रूव हो सके एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं आगे। Some auditor use the term management audit and operational audit interchangeably because of the close resemblance of methodology of employed, मतलब methodology employed। मतलब कुछ ऑडिटर लोग मैनेजमेंट ऑडिट को और ऑपरेशनल ऑडिट को लगभग अल्टरनेटिवली वर्ड यूज कर लेते दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी लगी है ना वो दोनों में लगभग क्या है, क्लोज रिजेम्बलेंस, मतलब दोनों में मिलती जुलती है। तो इसलिए कुछ ऑडिटर मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट को क्या मानते हैं, समान मानते हैं, उसके लिए दोनों का वर्ड एक दूसरे के बदले यूज कर लेते हैं। मैनेजरियल परफॉर्मेंस इज रिव्यूड इन मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में किस चीज का रिव्यू किया जाता है, मैनेजरियल परफॉर्मेंस। अब यहां से ना 3 ऑडिट है भाई आपके, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट और मैनेजमेंट। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिट में क्या चेक किया जाए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू अवॉइड वेस्टेज, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, इफेक्टिव, ये सब है ना। टैक्स ऑडिट में क्या चेक किया जाता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, उसमें क्या डिडक्शन ले रहा है, क्या खर्चों का क्लेम कर रहा है, ये सब देखा जाता है। और मैनेजमेंट ऑडिट में क्या चेक किया जाता है, मैनेजरियल परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट की प्रोसेस। लेकिन इसके पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशंस। डेफिनेशन मैं शुरू से बोल रहा हूं भाई, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको रीड करना और उसके की पॉइंट्स का नोट बना के रख लेना, ताकि आप लोग जब एमसीक्यू आए तो हो सकता है कि कोई डेफिनेशन दे दे, नीचे ऑथर का नाम पूछ ले। तो अपन डायरेक्ट इसका कंक्लूजन बस पढ़ते हैं। From the above, we can conclude that management audit is an attempt to evaluate the performance of various management process and function। अच्छा, आगे जाते हैं अब अपन समझना। मेरे को आप लोगों से पहले ये पूछना है, मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या क्या होता है। मैनेजमेंट करते समय सबसे पहले स्टेप क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, दुनिया भर के फंक्शंस होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट ऑडिट। तो स्टेप नंबर 1 लिखा है, पढ़ो क्या है, आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। एन ऑडिट शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई the objectives of the business. He should also see whether the objectives are adequate enough
to earn profit, growth and survival of the business and fulfilling social objectives. कुछ ऐसी बात लिखी नहीं है, मतलब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को देखना है एक ऑडिटर को कि भाई बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो इतना पर्याप्त है कि वो प्रॉफिट कमा सके, वो ग्रो हो सके, वो अपने आप को सरवाइव कर पाए, या फिर जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव समझते हो ना, सामाजिक दायित्व होता है बिजनेस का, उसको फुलफिल कर सके। ये एक ऑडिटर को चेक करना है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को। उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। सेग्रीगेशन मतलब चीजों को डिवाइड कर देना। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड डाउन इनटू डिटेल्ड टारगेट्स एंड प्लान फॉर वेरियस सेगमेंट। ये प्लान होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लो। ठीक है, मतलब जितने भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और जो हमारा एरिया है, मैनेजमेंट का जो एरिया है, उसको देखो और उसके लिए आप क्या करो, प्लान करो। अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्लान तैयार करो। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब फाइनेंशियल ऑडिट नहीं होता, तो सिर्फ फाइनेंशियल चीजों को नहीं, एज अ बिजनेस होल सारी चीजों को देखी जाएगी, मतलब मैनेजमेंट के फंक्शंस को देखा जाएगा, सीधी सी बात। रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो मेरा सवाल पहले ये है आप लोगों से, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो? जैसे ये मेरा बिजनेस है, मैं ही वन मैन आर्मी हूं, अब कल पानी गिर गया तो पोछा भी मैं ही लगाया, एक बात बता रहा हूं मतलब। लेकिन बड़े बड़े बिजनेस में क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, उसके अंदर में फिर अलग अलग बिजनेस के सीईओ होते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, फिर मैनेजर के अंदर और सुपरवाइजर, ऐसे करते करते एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स, ये सब होते हैं। तो एक किसी संस्था का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑडिटर जाएगा पहले इस स्ट्रक्चर को रिव्यू करेगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस की पूरी एक स्ट्रक्चर, वो बिजनेस कैसा चलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं उल्टा बोल दिया शायद, बिजनेस कैसा चलेगा ये डिपेंड करता है बिजनेस के स्ट्रक्चर। जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा, उसके स्ट्रक्चर को भी उस तरीके से रखना पड़ेगा। अकेला आदमी सब चीज नहीं कर सकता। तो ऑडिटर का काम क्या है, उसको रिव्यू करना। तो ऑडिटर मस्ट एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेदर और नॉट इट इज एडिक्वेट टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड डिटेल्ड टारगेट एंड प्लान। मतलब जो टारगेट है, प्लान है बिजनेस के, वो ऑडिटर क्या करेगा, इसको रिव्यू करेगा और देखेगा स्ट्रक्चर को कि ये स्ट्रक्चर इस केपेबल है कि नहीं, इस लायक है कि नहीं, कि जो इनके ऑब्जेक्टिव है उसको वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके। आगे, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब टू डेवलप कंट्रोल मेजर एंड आइडेंटिटी। सॉरी, ये थोड़ा सा ना ब्लर दिख रहा है, इसलिए मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ब्लर दिख रहा है ना आप लोगों को भी? मेरी स्क्रीन जो है ना, वो उसमें वो लगा है, मतलब क्या बोलते हो, मैट फिनिश वाला ग्लास, तो लिख लिख के पूरा घिसा गया, इसलिए मेरे को खुद ठीक से नहीं दिख रहा है। आप लोग को जितना दिख रहा है ना, उससे ज्यादा खराब मेरे को दिख रहा है, इसलिए पढ़ने में मेरे को दिक्कत हो रही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर टू डेवलप कंट्रोल मेजर एंड आइडेंटिटी पढ़ो, फिर and identify weak point. The auditor should identify various area of managerial control within the firm, and one such classification is as follows. इसका मतलब क्या समझ में आया, पहले ये बताओ। ऑडिटर क्या करेगा, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, मतलब किसको किसको जवाबदारियां दी हुई है ना, कौन कौन से डिपार्टमेंट में जवाबदारियां कौन कौन सी दी हुई है, उसको पहले आइडेंटिफाई करेगा और देखेगा हमारा वीक पॉइंट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, और उसके हिसाब से सबको क्लासिफाई करेगा, बांटेगा। जैसे प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉरी, एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, इसमें कौन सा हमारा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जो वीक पॉइंट है उसको क्या करेगा, उसको सुधार करने की कोशिश करेगा। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें वो क्या करेगा, मतलब उधर थोड़ा कम ध्यान देगा, भाई ये तो ऑलरेडी सही है,
है ना, उसमें कमेंट देगा कि और अच्छा क्या किया जा सकता है, और जो वीक पॉइंट है उसको सुधारेगा, उसको ऊपर लाने की कोशिश करेगा। आगे, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब ये जो रिव्यू मतलब क्या होता है, रिव्यू किसी कार्य में अच्छा यहाँ पर पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को आइडेंटिफाई किया गया और किसको क्या करना है, यहाँ पर वो काम दे दिया गया। अब उसके अनुसार उन लोग जो काम कर रहे होंगे उनके काम का रिव्यू करना, मतलब जो काम दिया गया उसको वापस से चेक करना। तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, उनके काम का रिव्यू करेगा। और अगर रिव्यू करते समय पाया गया कि मैंने उनको ये काम दिया था और उसमें इतना डेविएशन दिख रहा है, मतलब जो बोला था ये हो रहा है ये, तो फिर उसके ऊपर क्या लगाएगा, मेजर लगाएगा। मेजर्स मतलब ये उसको करेक्शन करे, कंट्रोल करेगा चीजों को। स्टेप नंबर 6 में क्या लिखा है, रिपोर्टिंग। ये सब होने के बाद लास्ट में अपनी रिपोर्ट बनाएगा, क्योंकि ऑडिटर का अल्टीमेटली काम क्या होता है, रिपोर्ट तैयार करना, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद ऊपर भेजना। तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट, ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार आप लोग रीड कर लेना। और मैं अगर आप लोगों को एक चीज बोलूं, मैनेजमेंट ऑडिट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेशंस याद रखना, ठीक है। और डेफिनेशंस याद करने के अलावा मेन जो आप लोगों के दो, कॉस्ट और टैक्स ऑडिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका एमसीक्यू ज्यादा बनता है। और मैनेजमेंट ऑडिट से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नहीं आएगा, एज कंपेयर टू कॉस्ट और टैक्स मैनेजमेंट ऑडिट थोड़ा सा आप लोगों के लिए कम इंपॉर्टेंट है। अब इसका इंपॉर्टेंस पढ़ लो, इंपॉर्टेंस भी वही है, नीड भी वही है, एडवांटेजेस भी वही है, ऑब्जेक्टिव भी वही है, और इधर क्या है, डिसएडवांटेजेस। फिर लास्ट में अपना डिफरेंस बिटवीन चालू हो जाएगा फाइनेंशियल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट के बीच में, और कॉस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट के बीच में। चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस, टू असरटेन द ऑपरेशनल डिफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड गिव सजेशन। मतलब क्या असरटेन करना, ऑपरेशनल डिफेक्ट को असरटेन करना, ठीक है, और उसके ऊपर अपना क्या देना, सजेशन। टू डिटरमाइन द एफिशिएंट मैनेजमेंट फॉर सक्सेसफुल बिजनेस, टू चेक वेदर परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉट, टू आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, to check whether the staff is following policy, rule and procedure, to judge the effectiveness of control system, to determine the overall standard of management performance, to find out the weakness in different functional areas such as purchase। कोई ऐसी बात लिखी है क्या कि नहीं समझ में आ रही है, सब तो क्लियर है। to determine ways of improving management efficiency and performance, to submit report to the management indicating the problems and deficiencies, to help in evaluating performance capacity by comparing input and output, to help in establishing effective relationship with outside person, help at the time of taking loans, helpful in foreign collaboration, foreign aid or collaboration, reviewing sick industries। एक बार आप ये सारे पॉइंट्स को पढ़ो, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर कोई डाउट है तो पूछो। कौन सा वाला पॉइंट है, लास्ट, एक मिनट, ये वाला, टू हेल्प इन इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस कैपेसिटी बाय कंपेयरिंग इनपुट एंड आउटपुट, टू हेल्प इन इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस कैपेसिटी बाय कंपेयरिंग इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट मतलब समझते हो, इनपुट मतलब, और आउटपुट क्या लगा और उसका क्या नतीजा आया। तो आप इनपुट और आउटपुट में पहले देखोगे भाई इतना इनपुट हो रहा है, उसके कंपैरिजन में नॉर्मली कितना आउटपुट होता है या होना चाहिए, और आप अपने एक्चुअल को फिर चेक करोगे कि हमने जितना इनपुट किया क्या उतना ही उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हो रहा है। तो यहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस कैपेसिटी को क्या करोगे, इवेलुएट करोगे। इवेलुएट मतलब उसका आकलन करोगे। आगे क्लियर है।
डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है? इट क्रिएट्स फियर इन माइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर फिर कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव्स लोग काम करते हैं। अब ऑडिट चल रहा है, एक एक चीज चेक कर रहा है, तो इनके दिमाग में एक डर बैठ जाएगा कि भाई हमारी चेकिंग हो रही है। जैसे कहीं पे आप बैठे हो, लगा है सीसीटीवी कैमरा ऊपर, तो एक मन में रहता है ना कि हाँ यार मेरे को कोई देख रहा है करके। टू अवॉइड इंपॉर्टेंट डिसीजन, executive will try to avoid important decisions since they are criticized by the management auditor and they will end more towards routine work। अगर कोई एग्जीक्यूटिव है, वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहा है, अब उसको लगता है मैं कुछ भी बोलूंगा, आप लोगों के साथ होता है ना, मैं कुछ भी बोलूंगा मेरे घर वाले तो मानना नहीं है उनको, इसलिए जैसे चलना है चलने दो। तो वैसे ही एग्जीक्यूटिव लोग जो होते हैं ना, जो ऑफिसर्स लोग होते हैं, मैनेजमेंट, तो उनको मालूम है हम कुछ भी बोलेंगे ऑडिटर कुछ ना कुछ इसमें काड़ी करेगा, तो छोड़ो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो बोलने का मतलब वही है। टेंडेंसी टू क्वाइट पोस्ट बाय एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, अब यहाँ पर एक डर के कारण जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जो है अपने काम को छोड़ने का, मतलब काम से रेजिग्नेशन देने का उनका फैसला हो जाता है कभी कभी, क्योंकि भाई हमको यहाँ पे फ्रीडम नहीं मिल रही है, एक एक चीज हमारी, भाई सिंपल सी बात है, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वहां पर आपको एक प्रकार से थोड़ी आजादी होनी चाहिए, और ऑडिट हो रहा है कंटिन्यू, मतलब आपके ऊपर एक ठो बंधन बना हुआ है। तो जो अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं ना, अनुभवी जो होते हैं, वो फिर अपने काम से क्या कर देते हैं? क्वाइट कर देते हैं, निकल जाते हैं वहां से। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, चांसेस टू यूज इट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, चांसेस टू यूज इट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। There are certain cases when owner of the business or top management can use management audit for their own interest। मतलब किसी की जासूसी करवाने का भी करवा सकते हैं, जाओ भाई वो क्या कर रहे देख के आओ, समझे मेरी बात? चांसेस ऑफ पार्शियलिटी, पार्शियलिटी मतलब मैनेजमेंट ऑडिटर जो है उसको ये डायरेक्शन दे दिया जा सकता है टॉप पोजीशन से, ताकि वो फिर बाद में उसका क्या नतीजा आएगा? पार्शियलिटी आएगा। ठीक है, क्या है पढ़ते? ऑफन मैनेजमेंट ऑडिटर टेक डायरेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू सेटिस्फाई देयर क्लाइंट, सच अ मैनेजमेंट ऑडिट सफर फ्रॉम पार्शियलिटी और इज बायस्ड। मतलब अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिटर को, मतलब पहले एक बार बताओ, मैनेजमेंट ऑडिटर का क्लाइंट कौन है? टॉप पोजीशन में जो बैठे, जिन्होंने उसको हायर किया, वही तो उसका क्लाइंट हुआ। तो अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिटर क्या करेगा? ऐसे ऐसे एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है, मतलब वहां पे पार्शियलिटी वाली बात आ जाएगी। ठीक है, लेस यूजफुलनेस इन प्रैक्टिकल फील्ड्स, द रिकमेंडेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिटर आर इन द मोस्ट केसेस सिंपली कॉन्सेप्चुअल एंड हैव लिटिल यूजफुलनेस इन प्रैक्टिकल फील्ड। मतलब मैनेजमेंट ऑडिटर जो सजेशन और रिकमेंडेशन देता है ना, वो कभी कभी देखा जाता है एकदम तो कॉमन बात बता रहे हैं, तो ऑडिटर नहीं और कोई भी बता सकता है, तो फिर लगता है कि प्रैक्टिकल फील्ड में इसका क्या है? जरूरत बहुत कम है। कॉस्टली, मैनेजमेंट ऑडिट जो है थोड़ा सा महंगा सौदा है, हर बिजनेस इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बाद लास्ट टॉपिक है भाई आप लोगों का, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, उसके बाद है आपका कॉस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट। ये मैं आप लोगों को रीड करने का होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग एक बार रीड कर लेना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपको डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, अब कल की क्लास में आप लोगों का टेस्ट होगा, टेस्ट के टॉपिक्स नोट कर लो। पहला टॉपिक है आप लोगों का कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम, पूरा 100%। और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। और दूसरा टेस्ट आप लोगों का होगा रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। तो जो मैंने पहला टेस्ट लिया था उसी पैटर्न पे ही होगा अभी ये वाला भी टेस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे बच्चे लोगों का बोलना है कि सर पिछले टेस्ट में जो टॉपिक कवर किए थे आप, वो उस टॉपिक को भी अभी वाले टेस्ट में कवर करो। तो मेरे को ये आइडिया अच्छा लगा, इसमें मैं कुछ चीज और ऐड कर रहा हूं। मैं ये ऐड कर रहा हूं कि अभी जो कल वाला टेस्ट होगा इसमें अपन यही 2 टॉपिक का टेस्ट लेंगे, फिर अपन है ना हर संडे का एक है ना बड़ा टेस्ट रखेंगे, जिसमें उस हफ्ते में जो पढ़े पूरा सबका टेस्ट एक साथ रखेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, और ये तो हो गया अकाउंट का। और दूसरा आपका ऑडिट में है रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग।
ये टॉपिक का नाम है रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, यहाँ लिखा है, पढ़ लो। इसके अंदर 3 टॉपिक आते हैं, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है। और अगर आप लोगों ने ऐप हमारा डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड कर लो और सारी जानकारी फिर आप लोगों को क्लास की वहां से मिल जाएगी। ठीक है, चलो।